स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सर्वोदय ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आपके जैक बोर्ड की टर्म 2 की एग्ज़ाम के लिए मॉडल सेट आ चुका है। तो उसी क्रम में हम आपकी अर्थशास्त्र की मॉडल सेट 1 के सारे प्रश्नों को सॉल्व करके आपके समक्ष लाए हैं। तो चलिए उन सारे प्रश्नों को हम देखते हैं एक एक करके। तो आपके सामने पहला क्वेश्चन है कि समष्टि अर्थशास्त्र को परिभाषित करें। ठीक, तो हम क्या देखते हैं कि समष्टि अर्थशास्त्र की वह शाखा है जिसके अंतर्गत व्यापक आर्थिक इकाइयों जैसे राष्ट्रीय आय, मुद्रा, बैंकिंग, अर्थव्यवस्था, उसके बाद बात करेंगे यहाँ पर तो बैंक, वित्तीय संस्थान, इन सारे इकाइयों का हम अध्ययन करेंगे। उसके अलावा जो भी आपका आर्थिक समस्या आती है उसका अध्ययन भी हम समष्टि अर्थशास्त्र में करते हैं। अगर तुम्हारा यहाँ से क्वेश्चन आएगा कि समष्टि अर्थशास्त्र के जनक कौन है, तो समष्टि अर्थशास्त्र के जनक जॉन मिनार्ड किन्स महोदय को माना जाता है। ठीक है, मेरा अगला क्वेश्चन है कि विनियोग को परिभाषित करें। तो यहाँ कह सकते हैं कि विनियोग पूंजी निर्माण की प्रक्रिया या किसी भी फर्म के पूंजी एवं स्टॉक में वृद्धि करने की प्रक्रिया ही विनियोग कहलाती है। शॉर्ट में समझो कि विनियोग को हम कहते हैं निवेश करना या फिर इन्वेस्टमेंट करना। अगर हम किसी भी पूंजी में वृद्धि कर रहे हैं, मान के चलिए आपके पास जो है पहले 1 कट्ठा ज़मीन था, अगर हम 2 कट्ठा ज़मीन कर लिए तो यहाँ पर क्या हुआ, आपका पूंजी में वृद्धि हो रहा है, वही विनियोग हो गया। उसके बाद अगर आपके पास स्टॉक में 1 बुक था, अगर आप 2 बुक कर लेते हैं तो ये भी आपका विनियोग हो गया। यानी शॉर्ट में कह सकते हैं कि पूंजी और स्टॉक में वृद्धि करना ही विनियोग कहलाता है। ठीक है, मेरा अगला क्वेश्चन है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई। तो आप सभी को पता होगा कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना जो है वो 1 अप्रैल 1935 को होती है और यह आपका RBI एक्ट 1934 के तहत होती है। ठीक है, मेरा अगला क्वेश्चन है कि प्रत्यक्ष कर क्या है। आपको पता है कि सरकार जो है वो हमसे कर 2 तरीके से लेती है, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर। तो हम यहाँ क्या देखते हैं कि वे सारी कर जो सरकार हमसे सीधे वसूलती है तथा जिसका भार हम किसी दूसरे पर नहीं सौंप सकते हैं उसे हम प्रत्यक्ष कर कहते हैं, जैसे आयकर, निगम कर यानी यहाँ पर क्या देखते हैं कि उस कर को जो है हम सीधा अपने से सरकार को पे करते हैं और उसका भार जो है वो किसी दूसरे व्यक्ति पर नहीं सौंप सकते हैं, इसे हम प्रत्यक्ष कर कहते हैं। अगर हम बात करेंगे अप्रत्यक्ष कर की, तो अप्रत्यक्ष कर जो है वो सरकार हमसे सीधे नहीं वसूलती बल्कि किसी सामान के माध्यम से वसूलती है, जैसे कि आपका जीएसटी में क्या होता है कि जब कोई वस्तु को लेते हैं तो उस वस्तु के माध्यम से सरकार हमसे टैक्स वसूलती है, उसी को हम अप्रत्यक्ष कर कहते हैं। तुम्हारा अप्रत्यक्ष रूप में जीएसटी आ जाएगा, वैट आ जाएगा, इन सारे कर को हम अप्रत्यक्ष कर कहते हैं। ठीक है, मेरा अगला क्वेश्चन है कि ऋणों का भुगतान पूंजीगत व्यय क्यों है। तो मेरा आंसर है यहाँ पर कि ऋणों का भुगतान प्रायः अस्थायी और लंबे समय के अंतराल पर कभी कभी ही किया जाता है, इसलिए ऋणों के भुगतान को पूंजीगत व्यय कहते हैं। अब यहाँ समझो कि जो हम लोग लोन लेते हैं वो लोन हम अपने पूंजी के विकास के लिए लेते हैं और जब लोन का भुगतान करते हैं तो कहीं ना कहीं उसी पूंजी से हम करते हैं, इसीलिए ऋण के भुगतान को पूंजीगत व्यय कहते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि यदि MPC का मान 0.3 है तो MPS का मान क्या होगा। क्योंकि आपको पता है कि MPC और MPS बराबर 1 होता है और अगर जब हम MPC का मान 0.3 बैठाते हैं तो आपका MPS का मान जो है वो 0.7 निकल के आता है, यानी कि यहाँ पर मेरा 0.7 सही आंसर होगा। मेरा अगला क्वेश्चन है कि बंद अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं। तो यहाँ आप लोग एक बात नोट कर लीजिएगा कि किसी भी देश का अंतर्राष्ट्रीय संबंध के आधार पर उसकी अर्थव्यवस्था को हम 2 भागों में बांटते हैं, खुली अर्थव्यवस्था और बंद अर्थव्यवस्था। अगर बात करेंगे बंद अर्थव्यवस्था की, तो वैसी अर्थव्यवस्था जिसमें किसी अन्य देशों के साथ आयात निर्यात व लेन देन नहीं होता है उसे हम बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। ठीक, और खुली की, तो वैसी अर्थव्यवस्था जिसमें किसी अन्य देशों के साथ आयात निर्यात व लेन देन होता है उसे हम खुली अर्थव्यवस्था कहते हैं। ठीक है, ये आपका था 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन।
अब हम बात करेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न में, जो आपका 3 नंबर का रहेगा और इसका आंसर हमको मैक्सिमम 50 शब्दों में देना, यानी आपको जो है आधा पेज में इसका आंसर लिख देना है। तो चलिए उन सारे प्रश्नों को देखते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की किन्हीं 3 विशेषताओं का लिखें। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि जब भी हमारा यहाँ पर डिस्क्राइब करने वाला क्वेश्चन आएगा तो वहाँ पर हम पहले भूमिका लिखेंगे, फिर 3 पॉइंट लिखेंगे और लास्ट में हम निष्कर्ष को डाल देंगे, और इसी आधार पर हम जो है सो यहाँ पर आपके उत्तर लिखने का प्रयास किए हैं। मेरा उत्तर कहता है कि वैसी अर्थव्यवस्था जिनमें उत्पत्ति के संपूर्ण साधनों पर किसी निजी व्यक्ति का स्वामित्व हो, उसे हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कह सकते हैं। यानी हम यहाँ कह सकते हैं कि जहाँ आर्थिक गतिविधियों का संचालन कोई निजी व्यक्ति करता है, उसे हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं, जैसे कि आपका अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन आदि। और इसके जनक जो है वो एडम स्मिथ को माना जाता है, और इनकी विशेषताएं इस प्रकार से। पहला है निजी संपत्ति। वही चीज़ है, परिभाषा वाला बात, कि इसमें उत्पादन के साधनों पर किसी निजी व्यक्ति का स्वामित्व होता है, अर्थात पूंजी का मालिकाना है कोई निजी व्यक्ति, कोई एक विशेष व्यक्ति होता है, सरकार का इस पर कोई भी अधिकार नहीं होता है। मेरा अगला पॉइंट है व्यक्तिगत लाभ का प्रयोजन। हम क्या देखते हैं कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जो भी उत्पादन होता है उसका मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना होता है। यहाँ पर समाज के कल्याण या समाज की भलाई हेतु कोई भी काम हम नहीं करते हैं। यहाँ पर वही काम करेंगे जिसमें हमको लाभ हो, जिसमें हमको मुनाफा हो। तीसरा पॉइंट है आर्थिक स्वतंत्रता। इसमें क्या होता है ना कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में आप स्वतंत्र हैं, ठीक, आप कोई भी आर्थिक काम कर सकते हैं, लेकिन वो काम जो है सो वैध होनी चाहिए। अर्थात यहाँ पर आपका प्रतियोगिता भी पाई जाती है, यानी एक चीज़ के उत्पादन के लिए कई फर्म आपस में प्रतियोगिता करते हैं। उसके अलावा इसके बहुत सारे अन्य पॉइंट हैं, अन्य विशेषताएं हैं, जैसे कि यहाँ पर कह सकते हैं कि यहाँ कंपटीशन पाई जाती है, प्रतियोगिता पाई जाती है, ठीक। यहाँ पर जो है सो बाजार मूल्य प्रणाली होती है, यानी यहाँ पर किसी वस्तु का जो कीमत है वो बाजार तय करती है। इस तरह से इनकी बहुत सारी विशेषताएं देखने को मिलती हैं। और लास्ट में हम क्या करेंगे, इसमें कुछ भूमिका को लिख करके क्वेश्चन को समापन कर देंगे। अब मेरा क्वेश्चन नंबर 9 है, एक कहता है कि व्यावसायिक बैंकों के किन्हीं 3 कार्यों का उल्लेखन करें। तो हम क्या देखते हैं ना कि सामान्यतः बैंकों को बांटते हैं 2 तरह से। पहला एक केंद्रीय बैंक जिसमें आपका आरबीआई आता है, दूसरा व्यावसायिक बैंक। और व्यावसायिक बैंक जो है वो मुख्य रूप से हम ग्राहकों का बैंक होता है, जिसका मुख्य कार्य इस प्रकार से। पहला कार्य क्या है, जमा को स्वीकार करना, यानी जो भी आपका कॉमर्शियल बैंक है वो क्या करेगा, तो ग्राहक के जमा को स्वीकार करता है, ठीक। अर्थात जो व्यक्ति का बचत का हिस्सा होता है उसे वह अपने पास रखता है, चाहे वह जमा मांग जमा के रूप में हो या सावधि जमा के रूप में हो, वह आपसे स्वीकार करेगा ही करेगा। अगला इसका काम क्या है, तो अगला ये जो है सो हम ग्राहकों को लोन प्रदान करता है, ठीक, और उस लोन पर ये हमसे ब्याज भी लेती है, ठीक। चाहे वह लोन आपका अधिक वर्ष के रूप में हो, अग्रिम रूप में हो या फिर नगद साथ के रूप में हो। तीसरा मेरा विशेषताएं है कि वित्तीय सेवाएं उपलब्ध कराना। तो व्यावसायिक बैंक जो है वो आपको कई वित्तीय सुविधाएं उपलब्ध करवाती है, जैसे आपको एटीएम देती है, नेट बैंकिंग देती है, डीडी देती है, चेकबुक देती है, पासबुक देती है। ये सारी सुविधाएं आपको व्यावसायिक बैंक यानी कमर्शियल बैंक आपको उपलब्ध करवाती है। और ये 3 जो है सो इसकी मुख्य विशेषताएं हैं। इसके अलावा इनकी बहुत सारी विशेषताएं हैं, जैसे साख का निर्माण करना, साख का राशनिंग करना, ठीक। उसके बाद जो है सो जगह जगह पर अपना ब्रांच को खोलना। ये सारी क्या है आपका, तो कमर्शियल बैंक की विशेषताएं हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि मध्यवर्ती वस्तु और अंतिम वस्तु में अंतर स्पष्ट करें। तो आपको पता होगा कि जो भी वस्तु है उसको बांटते हैं हम लोग 2 भागों में, मध्यवर्ती वस्तु और अंतिम वस्तु। और अंतिम वस्तु को भी हम यहाँ पर 2 भागों में बांटते हैं। इसमें पहला आपका आता है उपभोक्ता वस्तु और दूसरा आपका आता है पूंजीगत वस्तु।
तो खैर उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। तो पहले देखेंगे हम दोनों में अंतर क्या है। दोनों में पहला अंतर है मध्यवर्ती वस्तु। तो वे वस्तुएं जिनका उपयोग हम किसी फर्म के द्वारा कच्चे माल के रूप में किया जाता है उसे मध्यवर्ती वस्तु कहते हैं। और अंतिम वस्तु कि वे वस्तुएं जिनका उपयोग उपभोक्ता के द्वारा किया जाता है। पहला अंतर है। दूसरा अंतर क्या हुआ कि मध्यवर्ती वस्तुओं का उपयोग करके हम फिर से नई वस्तु को बना सकते हैं, जबकि अंतिम वस्तु पूर्णतः निर्मित वस्तु होती है। तीसरा कि जो मध्यवर्ती वस्तु है इसकी गणना हम राष्ट्रीय आय में नहीं करते हैं, जबकि अंतिम वस्तु का गणना हम राष्ट्रीय आय में करते हैं। अगला है कि मध्यवर्ती वस्तु जो है उत्पादन सीमा के अंतर्गत रहते हैं यानी उसके अंदर रहते हैं, जबकि अंतिम वस्तु जो है उत्पादन सीमा के बाहर चले जाते हैं। अगला क्वेश्चन है अगला आंसर है कि मध्यवर्ती वस्तु के लिए उपभोक्ता मूल्य का भुगतान नहीं करता है और जब भी करेगा तो मूल्य का भुगतान अंतिम वस्तु के लिए करता है। हाँ, मध्यवर्ती वस्तु के लिए जो है वो फर्म भुगतान कर सकता है क्योंकि उसको इस वस्तु से फिर नया वस्तु बनानी पड़ती है। अगला उदाहरण में है कपास हो गया जिससे हम लोग कपड़ा बनाते हैं, कच्चा माल के रुपया आलू जिससे हम लोग जो है सो चिप्स बनाते हैं, टमाटर जिससे हम सॉस बनाते हैं। ये सारे क्या है आपके मध्यवर्ती वस्तु है और इसका उपयोग सामान्यतः किसी फर्म के द्वारा किया जाता है। अगर बात करेंगे अंतिम वस्तु में, इसमें आपका कपड़ा हो गया, चिप्स हो गया, बिस्किट हो गया, ये सारी आपकी अंतिम वस्तु हो गया। मेरा अगला क्वेश्चन है कि उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति क्या है? यह बचत की सीमांत प्रवृत्ति से किस प्रकार संबंधित है? ठीक, यहाँ पर आपको पूछ रहा रिलेशन है कि आपको यहाँ पर अंतर पूछ रहा है। पहले परिभाषा देखते हैं सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। तो हम क्या देखते हैं कि जब कुल उपभोग स्तर में परिवर्तन का कुल आय में से परिवर्तन के अनुपात को हम सीमांत उपभोग प्रवृत्ति कहते हैं। आगे हम देखते हैं प्रोफेसर कुरिहारा के शब्दों में ये बोलते हैं कि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति जो है वो उपभोग में होने वाले परिवर्तन तथा आय में होने वाले परिवर्तन का अनुपात है। यानी शॉर्ट में कह सकते हैं सीमांत उपभोग प्रवृत्ति एमपीसी बराबर उपभोग में परिवर्तन बटा आय में परिवर्तन, यानी कि डेल्टा सी बटा डेल्टा वाई। और क्या देखते हैं कि जो आपका एमपीसी है सीमांत उपभोग प्रवृत्ति और जो आपका एमपीएस है सीमांत बचत प्रवृत्ति दोनों आपस में संबंधित है। कैसे है सो देखते हैं। तो हम क्या देखते हैं यहाँ पर कि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति तथा सीमांत बचत प्रवृत्ति का योग हमेशा 1 के बराबर होता है, यानी कि एमपीएस प्लस एमपीसी बराबर 1। क्योंकि यहाँ पर देखो हम लोग ये पहले पता है कि डेल्टा वाई बराबर डेल्टा सी प्लस डेल्टा एस। और हम कह सकते हैं यहाँ पर कि जो भी आय है आपकी वो कहीं ना कहीं जो है वो आपकी खर्च और आपकी सेविंग दोनों के बराबर होती है। अब दोनों तरह हम डेल्टा वाई से भाग देते हैं तो आपको मिलेगा डेल्टा वाई बटा डेल्टा वाई बराबर डेल्टा सी प्लस डेल्टा एस बटा डेल्टा वाई। इसको अलग अलग करते हैं तो क्या आपका आएगा डेल्टा वाई बटा डेल्टा वाई काटेंगे तो 1 आएगा और डेल्टा सी प्लस डेल्टा वाई बराबर सूत्र आपका है एमपीसी का और डेल्टा एस प्लस डेल्टा वाई जो है सूत्र आपका एमपीएस का, और यही दोनों में संबंध है। ठीक है, आगे हम देखते हैं क्वेश्चन है कि आर्थिक एजेंट से आप क्या समझते हैं, उदाहरण दीजिए। तो हम देखते हैं कि आर्थिक एजेंट से तात्पर्य उन व्यक्तियों अथवा संस्थाओं से है जो आर्थिक निर्णय लेते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि अर्थव्यवस्था में जो आर्थिक निर्णय लेता है उसी को हम आर्थिक एजेंट कहते हैं और यह कई रूप में हो सकते हैं। पहला लिखिए उपभोक्ता के रूप में। तो उपभोक्ता भी क्या है अपने आप में एक आर्थिक एजेंट है, क्योंकि यह जो है वो अर्थव्यवस्था में यह तय करते हैं किसी वस्तु का कितना और क्या उपयोग करना है। ठीक है, दूसरा है उत्पादक। तो उत्पादक भी जो है वो आर्थिक एजेंट होते हैं क्योंकि यह तय करते हैं कि क्या उत्पादन करना है और कैसे उत्पादन करना है और कितनी मात्रा में उत्पादन करना है। उसके अलावा कि सरकार या वित्तीय संस्थान भी जो है वो आपका आर्थिक एजेंट हो सकती है, क्योंकि
यह जो है वो अर्थव्यवस्था के संचालन हेतु कई नियम, कई विधियाँ और कई जो है सो तरह तरह की नीतियाँ को लाती है। जैसे बैंक जो है अपना नीति लाती है कि रेपो दर है, रिवर्स रेपो दर है। सरकार जो है बोलती है कि हम इस पर इतना टैक्स लेंगे, वैट लाएंगे, जीएसटी लाएंगे। यानी सरकार और वित्तीय संस्थान भी जो है वो कई आर्थिक नियम को तय करती है, इसलिए इसे भी हम आर्थिक एजेंट कहते हैं। ठीक है। मेरा क्वेश्चन नंबर 13 है कि राजस्व लेखा की व्याख्या कीजिए। यहाँ लिखे हैं कि वे सारी प्राप्तियां जो न तो देयता उत्पन्न करती हैं और न ही परिसंपत्तियों को कम करती है, उसे हम राजस्व कहते हैं। समझो यहाँ बात को। हम यहाँ कह सकते हैं कि सरकार को जो कोई पैसा भी मुफ्त में प्राप्त होता है, ठीक, और उसे दोबारा नहीं देना पड़ता है, उसे हम राजस्व कहते हैं। इसका फायदा क्या होता है? पहला कि सरकार पास मनी आती है, दूसरा सरकार को जो परिसंपत्ति है वो बढ़ती न कि वो कम होती है। और राजस्व लेखा जो है वो इस तरह से हम निर्धारित कर सकते हैं, पहला कर के रूप में और दूसरा गैर कर के रूप में। कर के रूप में जो है हम लेंगे दो तरह से, पहला प्रत्यक्ष कर और दूसरा अप्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर में आपका हो गया आय कर और निगम कर, उसके अलावा बहुत सारे कर हैं। और अप्रत्यक्ष कर में आपका जीएसटी हो गया, सीमा शुल्क हो गया, उत्पाद शुल्क हो गया, वैट हो गया आदि। अगर बात करें गैर कर के रूप में, तो यहाँ पर सरकार आपसे जुर्माना लेती है, फीस लेती है, लाइसेंस फी लेती है, कई बार इसको उपहार मिलता है और कई बार संपत्ति को जब जब्त कर लेती है तो भी सरकार को राजस्व में बढ़ोतरी होती है। इसके अलावा बहुत सारी अन्य जो पैसों की प्राप्ति होती है वो कहीं ना कहीं राजस्व का ही एक भाग है। ठीक है। मेरा अगला क्वेश्चन है कि खुली अर्थव्यवस्था को उदाहरण सहित समझाइए। तो आपको पता होगा कि अर्थव्यवस्था को अंतर्राष्ट्रीय संबंध के आधार पर जो है वो हम दो भागों में बांटते हैं, खुली अर्थव्यवस्था और बंद अर्थव्यवस्था। अगर बात करें खुली अर्थव्यवस्था में तो कह सकते हैं कि वैसी अर्थव्यवस्था जो अन्य देशों के साथ अपने व्यापार को बनाए रखता है तथा जहां आयात निर्यात आसानी से होती है, उसे हम खुली अर्थव्यवस्था कहते हैं। इसकी विशेषताएं इस प्रकार से हैं। पहला, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार आसानी से होता है जिसमें विभिन्न वस्तुओं का आयात और निर्यात किया जाता है, पहला चीज। दूसरा, पूंजी का प्रवाह आसानी से होता है, यानी कि एक देश किसी दूसरे देश में आकर के फैक्ट्री खोल सकता है, वहाँ पूंजी का वह निवेश कर सकता है। तीसरा, मानव पूंजी तथा तकनीकों का प्रवाह भी आसानी से हो सकता है, यानी कि इसमें क्या होगा कि अब एक देश के मजदूर जो हैं, जो सकुशल नागरिक हैं, किसी दूसरे देश में जाकर के रोजगार का काम कर सकते हैं, वहाँ पर जो है श्रम की सेवाएं दे सकते हैं। उसके बाद जो विकसित देश है वो अल्प विकसित देशों को भी अपना बहुत तरह की तकनीक भी प्रदान करता है, और ये सारी जो विशेषताएं हैं एक खुली अर्थव्यवस्था की पहचान है। अगर हम बात करेंगे कि कहाँ पर ऐसी अर्थव्यवस्था है, तो विश्व के कई देश जिसमें हमारा भारत भी आता है, चीन, अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, इन सारे देशों में जो है वो खुली अर्थव्यवस्था पाई जाती है। अब मेरा यहाँ पर आता है खंड सी। खंड सी जो है इसमें आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न मिलता है, जिसको आपको अधिकतम जो है वो 100 शब्दों आने की मोटा मोटी आपको एक पेज में लिख देना है, और इसमें आपको केवल 3 क्वेश्चन बनाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला आपका क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आय की गणना की उत्पाद विधि का वर्णन कीजिए। तो आपको पता होगा कि राष्ट्रीय आय की गणना के लिए आपके पास 3 विधि है, उत्पाद विधि, आय विधि और व्यय विधि। तो चलिए उसमें हम उत्पाद विधि का जिक्र करते हैं। तो आपको पता होगा कि ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, इसलिए पहले आपको यहाँ पर जो है भूमिका लिखना है, फिर पॉइंट देना है और लास्ट में आपको निष्कर्ष देना है, और उसी मेथड से यहाँ पर फिर हम जो है इस प्रश्न को सॉल्व करने का प्रयास किए हैं। चलिए यहाँ देखते हैं हम क्या देखते हैं। यहाँ लिखा हुआ है कि किसी भी देश को उसकी उत्पादित वस्तुओं के मूल्य तथा विदेशों से प्राप्त आय एवं अन्य स्रोतों से प्राप्त आय को राष्ट्रीय आय कहते हैं। और राष्ट्रीय आय मापने की 3 प्रमुख विधि, जिसका वर्णन अभी हम पहले किए।
इसमें आपका प्रमुख रूप से जो है वो उत्पादन विधि है। इसमें देखते हैं तो राष्ट्रीय आय के मापन में उत्पादन विधि वह विधि है जिसमें एक लेखा वर्ष के अंतर घरेलू सीमा के अंदर या बाहर देश के नागरिकों द्वारा उत्पादन में किए गए योगदान की गणना कर राष्ट्रीय आय को मापते हैं। और राष्ट्रीय आय मापने के लिए यहाँ पर 3 कदम, यानी शॉर्ट में समझो कि हम जो है वो जीएनपी के माध्यम से यानी कि सकल राष्ट्रीय आय के माध्यम से या सकल राष्ट्रीय उत्पाद के माध्यम से हम जो है वो राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं। और इसमें हमको जो है सो 3 कदम प्रमुख है। इससे पहला कदम क्या है? पहला कदम में प्रयास करेंगे हम कि हमारे देश की जो है वो कौन कौन से क्षेत्र उत्पादन कार्य कर रहे हैं। तो हम क्या देखते हैं कि हमारे देश में 3 प्रमुख क्षेत्र हैं जो उत्पादन का कार्य करते हैं। पहला प्राथमिक क्षेत्र है, दूसरा द्वितीयक और तीसरा तृतीयक। अब तीनों का परिभाषा आपको पता होगा। खैर यहाँ अगर लिखते हैं इसकी परिभाषा तो बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए हम जो है सो इसकी परिभाषा को यहाँ पर नहीं लिखे हैं। और इससे जो भी आपको आय की प्राप्ति होगी उसको हम जीडीपी में शामिल कर लेंगे। ठीक है। दूसरा हम क्या करेंगे कि अब यहाँ पर हम शुद्ध मूल्य वृद्धि यानी कि नेट वैल्यू एडेड को हम ज्ञात करेंगे। और इसको ज्ञात करने का निम्न सूत्र है। पहला क्या है कि शुद्ध मूल्य वृद्धि बराबर होता है उत्पाद का मूल्य प्लस स्टॉक परिवर्तन माइनस मध्यवर्ती उपभोग माइनस अस्थायी पूंजी का उपभोग और माइनस शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। और जब तीनों पे यहाँ पर मान बिठाते हैं तो फिर आपका यहाँ पर शुद्ध मूल्य वृद्धि आ जाता है। और इसको भी हम जो है सो एनडीपी या जीडीपी में काउंट कर लेते हैं। तीसरा कदम क्या है? इसमें जो है हम विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय को ज्ञात करते हैं। आप यहाँ लिखा हुआ विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय जिसको बोलते हैं NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। इसका सूत्र होता है कि विदेशों में देश के निवासियों से प्राप्त शुद्ध आय माइनस गैर निवासियों द्वारा देश में प्राप्त आय, दोनों को घटाएंगे हम तो यहाँ पर आपका जो है सो NFI आ जाता है। अब तीनों को मिलाएंगे। मिलाने में क्या देखते हैं, हमको पता है कि यहाँ पर जो आपका नेशनल इनकम होता है राष्ट्रीय आय जो होता है वो NNFFC यानी कि शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद साधारण लागत पर के बराबर होता है। तो यहाँ पर कैसे निकालेंगे? सो यहाँ पर ध्यान दो कि अगर हम NDPFC यानी कि साधारण लागत पर जो है वो शुद्ध घरेलू उत्पाद को ज्ञात करेंगे और उसमें जब हम विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय को जोड़ देंगे तो यहाँ पर आपको जो है वो साधारण लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय आय मिल जाएगा। यानी कि यहाँ पर अब जो से हम नेशनल इनकम को ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है। नीचे कह सकते हैं राष्ट्रीय आय बराबर क्या होता है, तो यहाँ पर कह सकते हैं हम कि शुद्ध घरेलू उत्पाद, यहाँ शुद्ध होगा थोड़ा यहाँ मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर आपका जो है सो शुद्ध घरेलू उत्पाद प्लस विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय होगा और दोनों को जब जोड़ेंगे तो आपको यहाँ पर राष्ट्रीय आय निकल जाएगा। ठीक। अब तीनों को यहाँ पर जो है हम निष्कर्ष में लिख दिए। निष्कर्ष क्या है कि इस प्रकार हमने 3 कदम चलने के बाद उत्पादन विधि के द्वारा कुल राष्ट्रीय उत्पाद के रूप में राष्ट्रीय आय की गणना कर ली। अर्थात नेशनल इनकम बराबर जो है वो नेट नेशनल प्रोडक्ट होता है। ठीक है। मेरा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित आंकड़ा से शुद्ध मूल्य वृद्धि गणना कीजिए। यानी यहाँ पर आपको जो है सो NVA ज्ञात करना है। आपका मान दिया हुआ है तो कुछ नहीं करना यहाँ पर कि जो भी हमको यहाँ पर फॉर्मूला होता है उस फार्मूला में हमको यहाँ बिठा देना है। बिठा दिया यहाँ पर हम, यहाँ लिखा हुआ है शुद्ध मूल्य वृद्धि बराबर होता है विक्रय मूल्य प्लस स्टॉक परिवर्तन माइनस कच्चे माल पर व्यय माइनस अप्रत्यक्ष कर माइनस अचल पूंजी का उपयोग। यहाँ पर आपका अचल होगा यह। ठीक।
थोड़ा बहुत मिस्टेक हो जाता है, आप लोग यहाँ पर कोऑपरेट कर लीजिएगा। जब बैठाएंगे यहाँ मान, तो आपका मान यहाँ बैठाएंगे 200 + 5 और 5 आपका जो है वो स्टॉक परिवर्तन है। चूँकि आपका जो है सो प्रारंभिक स्टॉक जो 10 था और आपका अंतिम स्टॉक 15 हो गया, यानी यहाँ पर जो है स्टॉक में 5 का परिवर्तन हुआ, तो वही 5 जोड़े हैं -50। यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि हमको निकालना है शुद्ध मूल्य वृद्धि, और जब यहाँ पर 200 + 5 -50 -10 करते हैं तो हमें शुद्ध मूल्य वृद्धि के रूप में 145 लाख रुपए प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन है कि सट्टा उद्देश्य प्रायोजन के लिए मुद्रा की मांग की व्याख्या कीजिए। तो हम क्या देखते हैं कि कोई भी व्यक्ति मुद्रा की अधिकांश मात्रा तरल या फिर नगद या फिर कैश के रूप में रखना चाहता है, जिसका कई उद्देश्य है, और उसमें एक प्रमुख उद्देश्य सट्टा का प्रायोजन भी, यानी सट्टा बाजार में पैसा को लगाना भी है। आगे हम क्या देखते हैं कि व्यक्ति अपने पास नगद मुद्रा इसलिए रखना चाहता है ताकि भविष्य में ब्याज दर, बॉन्ड तथा प्रतिभूतियों की कीमत में होने वाली परिवर्तन का लाभ उठा सके, और इसमें सट्टा का प्रयोजन भी शामिल है। और व्यक्ति जो है सो सट्टा प्रयोजन के लिए मुद्रा की मांग निम्न कारणों से करता है। पहला है कि व्यक्ति बॉन्ड आदि की कीमतों में होने वाले परिवर्तन का भरपूर लाभ उठा सके, यानी बॉन्ड का कीमत परिवर्तन होगा तो उसका फायदा व्यक्ति को मिले, इसलिए व्यक्ति जो है अपने पास हमेशा कैश के रूप में पैसा को रखता है। अब यहाँ समझो कि बॉन्ड क्या है। मान के चलो आपके पास जो एक जमीन की बिक्री का सामान आया है, ठीक, और जमीन को ही तो बॉन्ड मान लो। अब क्या होगा कि अगर आपके पास पैसा रहेगा तभी आप जो ज़मीन में हेरा फेरी कर सकते हैं, और ज़मीन का रेट बढ़ गया, फट से ज़मीन को बेच दो। ज़मीन का रेट घट गया, फट से उस ज़मीन को ले लो। यानी यहाँ पर जो है सो जो कीमत में परिवर्तन हो रहा है ज़मीन का, उसका भरपूर फायदा आपको मिल रहा है, और यह ज़मीन का सामान आपका बॉन्ड से लगा लो। यानी कि जब बॉन्ड का कीमत बढ़ेगा उसको आप बेच देंगे, पैसा आ जाएगा, और जब उसकी कीमत घटेगी आप खरीद लेंगे, ठीक, और इससे आपको जो है सो उसका अधिकांश लाभ मिलेगा। तो वही काम यहाँ पर होता है कि व्यक्ति जो है सो बॉन्ड आदि की कीमत में होने वाले परिवर्तनों का भरपूर लाभ उठा सके। दूसरा है सट्टा उद्देश्य के लिए रखे जाने वाली नगद मुद्रा की मात्रा ब्याज दर पर निर्भर करती है। हम कह सकते हैं कि बॉन्ड और ब्याज दर में उल्टा संबंध होता है कि कम बॉन्ड कीमत ऊंची ब्याज दर तथा ऊंची बॉन्ड कीमत कम ब्याज दर को प्रकट करती है। तीसरा कि जब बॉन्ड की कीमत बढ़ने की संभावना होती है तो व्यापारी बॉन्ड खरीदेगा ताकि उसे भविष्य में अधिक दामों में बेच सके, और यह संभावना होती है कि भविष्य में जो है वो ब्याज दर कम हो सकती है। चौथा पॉइंट है कि जब बॉन्ड की कीमत गिरने की संभावना हो तो व्यापारी जो है वो बॉन्ड को बेचेगा, जिससे मुद्रा की मांग कम होगी और अधिक ब्याज दर पर नकदी की मांग भी कम हो जाएगी। पांचवा पॉइंट है इस प्रकार हम यह देखते हैं कि ब्याज की दर ऊंची होने पर सट्टा उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग कम होगी तथा कम ब्याज दर पर सट्टा उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग बढ़ेगी, जिससे बॉन्ड का मूल्य बढ़ेगा। यानी यहाँ शॉर्ट में समझो कि अगर ब्याज दर हाई रहेगा, उच्च रहेगा, तो क्या सट्टा के लिए हम पैसा लेंगे? नहीं लेंगे, बहुत कम लेंगे। लेकिन अगर जो है ब्याज दर कम रहेगा तो हम उसी सट्टा के लिए अधिक पैसा को लेंगे, ठीक। यानी ब्याज दर कम रहेगा, हम अधिक पैसा लेंगे सट्टा के लिए, यानी से सट्टा का मूल्य यानी बॉन्ड का मूल्य बढ़ेगा। लेकिन जब ब्याज दर उच्च रहेगा तो सट्टा के लिए हम कम पैसा लेंगे, यानी यहाँ पर बॉन्ड का मूल्य घटेगा। और रही ब्याज दर और सट्टा के लिए बॉन्ड जो होता है उसमें हमेशा उल्टा संबंध होता है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल अभी हम दिए जमीन के माध्यम से कि जो मेरा अगला पॉइंट है कि सट्टा उद्देश्य के लिए रखी गई मुद्रा निष्क्रिय मुद्रा कहलाती है। यानी सट्टा उद्देश्य के लिए जो मुद्रा रखते हैं वो मुद्रा से कोई भी आर्थिक क्रियाकलाप नहीं करते हैं, अर्थात वह मुद्रा एकदम निष्क्रिय मुद्रा कहलाती है। क्योंकि हमको पता है कि
कि कब जो है सो बॉन्ड में हेरफेर हो जाएगा, हमको तुरंत मुद्रा की आवश्यकता पड़ेगी। अर्थात इस प्रकार की मुद्रा का हम किसी अन्य आर्थिक कार्य में नहीं लगाते हैं। यही आपका जो है सो सारे क्वेश्चन का आंसर है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो आप लोग कमेंट कीजिए। हम बहुत जल्द आपके लिए मॉडल सेट 2 का भी सारे प्रश्नों को इसी तरह से उत्तर सही लेकर के आएंगे। धन्यवाद सभी को। जय हिंद।